चैप्टर का नाम है सप्लाई। पहले मुझे इतना सा बता दो, ये स्पीड ठीक है कि स्पीड थोड़ी धीरे करूं? अरे हाँ, थोड़ा धीरे करो यार, बहुत ज्यादा स्पीड में बोल दिया। अभिषेक, स्पीड धीरे करूं? नहीं सर, ठीक है। ओके ओके, छवि स्पीड धीरे? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी। परंतु मेरा पर्सनल चॉइस मतलब व्यू है कि स्पीड धीरे होनी चाहिए। आओ, हमारा जीएसटी का पहला चैप्टर है सप्लाई। एग्जाम्स में इसकी रेलिवेंस 5 नंबर से ज्यादा की नहीं है और ये हार्डकोर थ्योरी है। यदि आप इसको सेक्शंस एंड क्लॉजेस के साथ याद करते हो तब तो ये पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, लेकिन यदि आप इन चैप्टर को सेक्शंस इग्नोर करते हो तो ये चैप्टर आपको टफ लगेगा। क्योंकि प्योर थ्योरी जितने भी चैप्टर्स है उन सारे, जिसमें भी यूज थ्योरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन में यूज थ्योरी है, जैसे आईटीसी में यूज थ्योरी है, तो जितने भी चैप्टर्स में यूज थ्योरी है उसमें एक ही तरीका है याद रखने का कि आप उसको सेक्शन से पकड़ के चलो। ठीक है, सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 7 में अपने डील करते हैं व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स। 7.1 सप्लाई में क्या क्या आता है। 7.2 में हम लोग डील करते हैं सप्लाई में क्या क्या नहीं आता। 7.3 कोई काम का नहीं है, बकवास सेक्शन है। और 7.1A फिर एक सेक्शन है जिसमें अपने ये पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बेसिकली सिर्फ इसमें 4 सेक्शन है। 7.1 सप्लाई इंक्लूड्स, 7.2 सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, 7.3 बकवास, 7.1A कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है एंड कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है। जीएसटी में 3 ही शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, और तीनों ही शेड्यूल अपने इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। शेड्यूल 1 में यह बताया हुआ है कि कौन कौन सी सप्लाई बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएगी। 7.2 में बताया हुआ है, शेड्यूल 2 में बताया हुआ है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माने जाए, कौन कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है। और शेड्यूल 3 में यह बताया हुआ है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माने जाएंगे। दैट वाज द इंट्रो ऑफ देयर सेक्शंस एंड शेड्यूल्स। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई की डेफिनेशन बोल रहे हैं और सप्लाई की डेफिनेशन ही अजीबोगरीब ढंग से बनाई हुई है। बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड्स एनी सप्लाई। आज तक ऐसी डेफिनेशन आप किसी लॉ में भी नहीं देखेंगे जहां पे जो बताने जा रहा उसी को डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहा है। संजय मीन्स संजय, संजय मीन्स संजय। हाँ, पेन मीन्स वो पेन। अरे पेन की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, आप बोल रहे हो पेन मीन्स वो पेन, तो सप्लाई मीन्स एनी सप्लाई, कैलकुलेटर मीन्स एनी कैलकुलेटर। अरे ऐसे थोड़ी होता है डेफिनेशन, ये बड़ा रेयर है, ऐसा किसी लॉ में नहीं मिलेगा आपको। तो जैसा है उसको वैसे ही पढ़ते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटिंग, प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स और सर्विस मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी इसमें जो टर्म्स दिए हुए ना, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटिंग, प्रोविजनिंग, ये कोई भी टर्म लॉ में डिफाइंड नहीं है। तो इनको आप अपने कॉमन पार्लेंस में रखिएगा, एग्जाम में आज तक पूछा भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, साथ साथ बोलना है, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटिंग, प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सारी बातें क्लियर। बाद में अपने पढ़ेंगे व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज कंसिडरेशन, ये बाद में पढ़ेंगे। 7.1AA में आते हैं। 7.1AA में एक क्लॉज है जिसको क्लैरिफाई किया गया है कि नॉर्मली सप्लाई में, ये 7.1AA आप समझ सकते हो, बीच में इंसर्ट हुआ है कि नॉर्मली सप्लाई में 2 बंदे की दरकार है, तो क्या म्यूचुअलिटी पे जीएसटी लगती है? क्योंकि म्यूचुअलिटी में तो हम अपने आप को ही, क्लब अपने मेंबर को ही सर्विस दे रहा है। तो 7.1AA के थ्रू ये क्लैरिफाई किया गया कि क्लब अपने मेंबर को कुछ देगा और उनसे पैसे लेगा तो सप्लाई माना जाएगा। यानी इनकम टैक्स में म्यूचुअलिटी इज नॉन टैक्सेबल, परंतु जीएसटी में म्यूचुअलिटी इज
क्लियरली टैक्स। तो 7188 क्या कहता है? ये सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, एनी सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट और टू इट्स मेंबर और वाइस वर्सा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, फॉर अ कंसिडरेशन। तो व्हाट इज 7188? एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय supply of any goods or services or both by any person other than individual, क्योंकि इंडिविजुअल का कोई मेंबर नहीं होता, एचयूएफ का मेंबर होता है, कंपनी का मेंबर होता है, फर्म अपना मेंबर होता है, क्लब के मेंबर होते हैं, ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, हर चीज के मेंबर होते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर को कुछ देगा, बदले में पैसा लेगा, तो सप्लाई है। तो बात तो हुई थी क्लब को कवर करने की, लेकिन ऐसा डेफिनेशन बनाया जिसमें सब कवर हो जाए। तो आज की डेट में फर्म पार्टनर को दे, कंपनी अपने मेंबर को दे, या एचयूएफ अपने मेंबर को दे, या क्लब अपने मेंबर को कुछ दे और बदले में पैसा ले, तो 7188 के अनुसार वो सप्लाई है। 71B कहता है कि एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, फिर वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सप्लाई माना जाएगा। तो कोई भी सर्विस यदि आपने इंपोर्ट किया है, कंसिडरेशन लिया है, फिर यदि वो उसमें बिजनेस हो या नहीं हो, सप्लाई माना जाएगा। यानी एक छोटा बच्चा वीडियो डाउनलोड करता है तो सप्लाई माना जाएगा। एक हाउसवाइफ यदि फॉरेन की कोई वेबसाइट से कोई मूवीज डाउनलोड करती है तो सप्लाई माना जाएगा, भले वो उनके पर्सनल यूज लिए हो तो क्या हुआ, क्योंकि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है फॉर अ कंसिडरेशन। 71C में आते हैं। व्हाट इज 71C? 71C सजेस्ट कि ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 हमेशा सप्लाई माने जाएंगे, भले उसमें कोई कंसिडरेशन न भी हो। और शेड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है? 6 ट्रांजैक्शन के नाम दिए हुए कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई माने जाएंगे इवन इसमें कोई कंसिडरेशन न भी हो। तो क्या, कौन कौन से ट्रांजैक्शन? नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू पक्का आड़तिया। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू इट्स एजेंट फॉर फर्दर सेल विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। वैसे ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल आफ्टर परचेज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। यानी प्रिंसिपल एजेंट को दे या एजेंट प्रिंसिपल को दे फर्दर डीलिंग के लिए, ये सब सप्लाई माने जाएंगे। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बात क्लियर? डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है या सर्विस का मूवमेंट हो रहा है फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बात क्लियर? अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसमें कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ट्रांसफर इसी पॉइंट के कारण सप्लाई माना जाता है। यदि आप हेड ऑफिस से ब्रांच में सप्लाई कर रहे हो तो स्टॉक भेज रहे हो तो सप्लाई माना जाएगा। इसमें एक और बात ध्यान रखना कि माना स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या करेंगे? तो बोलता है जो इनवॉइस में कर देंगे वही वैल्यू मान लेंगे। तो सपोज मैं हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को 50 लाख का माल इनवॉइस में लिख के भेज रहा हूं 10 लाख में, तो 10 लाख की इसकी वैल्यू मान ली जाएगी और 10 लाख पे जीएसटी लगेगी। क्योंकि आनी जानी तो कुछ है नहीं, मैं जितना पे करूंगा उतनी सामने वाले को आईटीसी मिल जाएगी। मेरी एक ब्रांच जीएसटी पे करेगी, मेरी दूसरी ब्रांच को आईटीसी मिल जाएगी। इसलिए इनवॉइस वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज असेसेबल वैल्यू प्रोवाइडेड बायर इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। एंड इफ द बायर इज नॉट, रेसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, तो ये बात नहीं चलेगी, फिर आपको मार्केट वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा। ये क्या था? 71C का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट करेगा 50,000 से ऊपर का तो ये सप्लाई माना जाएगा। 50,000 से ऊपर का,
यानी 50,000 तक का गिफ्ट किया तो नॉट अ सप्लाई। 50,000 साल में मिला के एक एक एम्प्लॉय के लिए लिमिट है। तो यदि मैंने अपने एक एम्प्लॉय को पूरे साल में मिला के 10,000 10,000 10,000 करके 6 गिफ्ट कर दिए तो ये पूरा ट्रांजैक्शन सप्लाई मान लिया जाएगा और पूरे के पूरे 60,000 पे जीएसटी लग जाएगी। इट्स नॉट कि 50,000 तक एग्जम्प्टेड, रेस्ट 10,000 टैक्सेबल, नहीं, पूरा 60,000 विल बी टैक्सेबल। 50,000 से ऊपर होते ही सप्लाई माना जाएगा। ये हो गया 7(1)(c) का चौथा पॉइंट। 7(1)(c) का 5वां पॉइंट है कि कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले ले रखी है, अब यदि आप इसे सेल करो या गिफ्ट करो या डिस्पोज करो, किसी भी सूरत हाल पे सप्लाई माना जाएगा। तो यदि मैंने अपने बिजनेस पे जिसका मैंने आईटीसी ले लिया है कुछ गुड्स का, उसको मैं ड्रॉइंग कर लूं, विड्रॉ कर लूं, तो भी जीएसटी इस पे लग जाएगी। तो आपके एग्जाम में यदि पूछे कि वेदर ड्रॉइंग इज लायबल टू जीएसटी, तो आप बोलेंगे वो इनपुट जिसका आपने आईटीसी ले लिया है, अब यदि आप उसे विड्रॉ करें, अपनी फैमिली को विड्रॉ करने दे, अपने दोस्त को गिफ्ट कर दे या किसी स्कूल को डोनेट कर दे, तो सब सप्लाई माना जाएगा और सब पे जीएसटी लगेगी। 7(1)(c) का लास्ट पॉइंट। 7(1)(c) का लास्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पूरे सप्लाई चैप्टर में, पूरे जीएसटी चैप्टर में आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बातें कभी नहीं सुनेंगे। जब भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे इंपोर्ट, तो हमेशा यूज करेंगे विथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ इट इज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये 7(1)(c) के 6 पॉइंट को याद रखने के लिए मैंने कोड बनाया है। CA पर्सन आर इमोशनल एंड इंटेलिजेंट, आप इसको प्यार से लिख सकते हो कैप्री। अब एक एक करके पॉइंट पकड़िए। आई मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बोलते जाइए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 50,000। ट्रांसफर बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई माल भेजे या एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई माल भेजे, इट इज अ सप्लाई। और कोई भी कैपिटल गुड्स या कोई भी इनपुट जिसको ऊपर आप पहले आईटीसी ले चुके हो और अब यदि आप उसे डिस्पोज भी करेंगे तो सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम में क्या क्या पूछता है एक बार फटाफट बता दूं। एग्जाम में पूछता है कि कंपनी ने अपने पुराने लैपटॉप स्कूल को डोनेट कर दिए, सप्लाई है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पहले जब आपने लैपटॉप खरीदे थे तो आपने आईटीसी लिया था, अब आप उसे डोनेट करोगे तब भी जीएसटी लगेगा। तो यदि आपसे कोई पूछे डोनेशन पे जीएसटी लगता है क्या, तो हम लोग बोलेंगे डोनेशन इन काइंड पे तो जीएसटी लगता है, डोनेशन इन कैश पे जीएसटी शायद ना भी लगे। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी इंपोर्ट आपने किया है एक सर्विस का अपने भाई से, यू हैव इंपोर्टेड अ सर्विस फ्रॉम योर ब्रदर, और ब्रदर लोकेटेड है लंदन में, आप लोकेटेड हो इंडिया में, और द सर्विस हैज बीन यूज्ड फॉर बिजनेस, तो इज इट सप्लाई और नॉट। तो वहां पे आंसर्स थोड़ा सा चैलेंजेड है। क्या चैलेंज इस आंसर में कि बताओ वो ब्रदर मेरा रिलेटेड पर्सन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन चाहिएगी। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 249 में फैमिली की डेफिनेशन है, और फैमिली की डेफिनेशन में लोग बोलते हैं 2 पॉइंट। ध्यान देना, फैमिली की डेफिनेशन सेक्शन 249 2 पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट? पहला, चिल्ड्रन एंड स्पाउस आर ऑलवेज योर फैमिली, एंड दूसरा, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर पेरेंट्स, your grandparents, if they are dependent on you, are your family. So brother is my family, brother is my related persons, provided he is dependent on me. लेकिन आपको क्या लगता है लंदन में बैठा आपका लॉयर भाई, क्या आपके ऊपर डिपेंडेंट है क्या? ये प्रिजम्पशन लेना ही गलत है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो ही इज नॉट माई फैमिली। सिंस इज नॉट माई फैमिली सो ही इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। सिंस इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन देयरफॉर 7(1)(c) में ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि 7(1)(c) की सप्लाई तभी मानी जाती है व्हेन यू इंपोर्ट फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन।
एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। चलो अब अपने इसी टॉपिक में 7.1 के बाद 7.2 में आ जाते हैं। देखो अभी ये सारी डेफिनेशन पढ़ना बाकी है। क्या गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं, ये सब डेफिनेशन अभी पढ़ना बाकी है। लेकिन ये डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। 7.1, 7.2, 7.3 फिनिश करो। 7.1 फिनिश। एक बार दोबारा बोल दूं 7.1, चलो फटाफट बोलो। 7.1A पूरी बैच एकदम चिल्लाते अपने अपने घर में सबको सुना दो। 7.1A क्या कहता है? Any supply includes any form of supply such as sale, exchange, barter, lease, license, transfer, disposal, renting, provisioning of goods or service or both, made or agreed to be made for a consideration in course of business or for furtherance of business. 7.1AA any supply of goods or service or both by any person other than individual to its constituent or member for a consideration. 7.1B में क्या दिया हुआ है? 7.1B में दिया हुआ है import of service for a consideration whether related to business or not. और 7.1C में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 1 के कैप्री ट्रांजेक्शंस हमेशा सप्लाई माने जाएंगे, कंसिडरेशन हो या नहीं हो। आगे बढ़े 7.2 में आता हूं। 7.2 कहता है कि ये सब सप्लाई नहीं मानी जाएगी। These are not supply. 7.2 These are not supply. कितने पॉइंट है? ABCDEFGHI और 2 पॉइंट और। तो भैया जी IJK मोटा मोटी 11 पॉइंट है। ध्यान से सुनना, 11 पॉइंट कौन कौन से? नंबर 1 कि एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं माने जाएंगे। ट्रांजेक्शन ऑफ एक्शनेबल क्लेम आर नॉट अ सप्लाई एक्सक्लूडिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या तो वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है या फिर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है। यदि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है तो उनके ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माने जाएंगे, और यदि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो उसके ट्रांजैक्शन सप्लाई माने जाएंगे। व्हाट इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? तो भैया 6 पॉइंट है, गिन गिन के याद रखना। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनोज एंड हॉर्स रेसेस। ये 6 ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है। इनके ट्रांजैक्शन करोगे तो सप्लाई मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2, MP MLA की सर्विस नहीं है। कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विस नहीं है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन जिसमें पूरा का पूरा पेमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हो तो सप्लाई नहीं है। थोड़ा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, थोड़ा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हो तो सप्लाई है। इंटायर पेमेंट मेड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट देन इट इज नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस देता है इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। फ्यूनरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी, डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट इनको सप्लाई नहीं मानते। हाई सी सेल इससे सप्लाई नहीं मानते। कस्टम वेयर हाउस से बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कोई सप्लाई हो जाए तो उसको सप्लाई नहीं मानते। और जब कोई गुड्स इंडिया के बाहर तक सप्लाई हो जाए विदाउट ब्रिंगिंग द सेम टू इंडियन टेरिटरी तो इसको भी सप्लाई नहीं मानते। 9 पॉइंट हो गए, पहले 9 पॉइंट याद करा देता हूं। इसलिए हमने कोड बनाया था ABCDEFGHI। आई होप आपको ये कोड याद है। ABCDEFGHI। A फॉर एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शन अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। B फॉर बुरे लोग, MP MLA की सर्विस। C फॉर कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विस। D फॉर डील ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इंटायर पेमेंट इज मेड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। E फॉर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विस दिया इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो सप्लाई नहीं है। F फॉर फ्यूनरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी, डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट। G फॉर गोडाउन, कस्टम वेयर हाउस से कोई भी माल सेल हो जाए बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। H फॉर हाई सी सेल यानी जो माल इंपोर्ट इन ट्रांजिट है वहां पे सप्लाई हो जाए तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड I फॉर इंडियन टेरिटरी के बाहर से इंडियन टेरिटरी के बाहर तक माल डायरेक्टली चला जाए, इंडिया में आए ही ना तो उसको सप्लाई नहीं मानते।
2 पॉइंट और ऐड कर लो, लिटरली 80 पॉइंट है, 80 पॉइंट के 2 भाग है। री इंश्योरेंस अब सप्लाई नहीं माना जाता, और री इंश्योरेंस में जो कमीशन है वो भी सप्लाई नहीं माना जाता। क्योंकि देखो री इंश्योरेंस क्या हुआ, सपोज मैंने अमिताभ जी की इंश्योरेंस कर दी, उन्होंने बोला 100 करोड़ की मेरे तो इंश्योरेंस चाहिए, तो बनता उतना तो इंश्योरेंस उनका, तो मैंने इंश्योरेंस कर दी। अब अमिताभ जी की एज भगवान करे वो 27 हो, भगवान करे वो 102 नॉट आउट हो, लेकिन सपोज मन में तो धक्का है ना, यार 70 प्लस का आदमी है, कभी भी जा सकता है, और अपने 100 करोड़ की इंश्योरेंस करके बैठे हैं, कुछ हो गया तो कंपनी को 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो इस चिंता के मारे हमने क्या किया, उसकी री इंश्योरेंस कर ली। अच्छा, तो हमने तो उस 100 करोड़ पे जब प्रीमियम लिया था तब पूरे प्रीमियम पे जीएसटी दिया ही था। हाँ, अब उसकी जब री इंश्योरेंस हो रही है तो उसी प्रीमियम में से तो पैसे दे रहे हैं, और उस पूरे प्रीमियम पे एक बार जीएसटी लग चुकी है तो दोबारा इसलिए री इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगी। वैसे री इंश्योरेंस कमीशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगी। री इंश्योरेंस प्रीमियम वेयर लीड इंश्योरर paid GST on the entire premium, and transaction of ceding commission or reinsurance commission between insurer and reinsurer is not liable to GST. ठीक है, ओके। 7.2 आपका हो गया ABCDEFGHI, और उसके बाद अचानक आ जाएगा R फॉर री इंश्योरेंस। ओके, 7.3 जैसा मैंने बताया बकवास है। 7.3 में बोला हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर कि वो किसी भी सप्लाई को क्लासिफाई कर दे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। और ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप प्लीज समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर जो है ये रिस्ट्रिक्टेड पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकता अनलेस इट इज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो जब भी आप लिखो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक और सेट ऑफ वर्ड अटैच कर देना, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। Whenever you are using the term power of central government, always affix 3 letters, 3 words, on recommendation of council. Okay. 7.1a कुछ ट्रांजेक्शंस को क्लैरिफाई कर रहा है कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। तो आपको ये ट्रांजेक्शंस, इन सब के भी मैंने कोड बनाए थे, लेकिन मैंने सिखाया नहीं कभी किसी को। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शंस याद नहीं करना हमें। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि यदि ये ट्रांजेक्शन पूछे तो हमें बताना है सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो आप ये ट्रांजेक्शन की लिस्ट याद करने की कोशिश मत करिए, आप खाली ये बताइए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, ध्यान दीजिएगा इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। तो इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स ट्रांसफर कर दो तो एसओजी, और राइट टू यूज गुड्स ट्रांसफर करो तो ये एसओएस। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स where the title shall be transferred on a future date, यानी हायर परचेज। आज मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, ओनरशिप बाद में दूंगा, तो भैया हायर परचेज तो सेल ही माना जाता है, एसओजी। लेटिंग आउट ऑफ लीजिंग ऑफ गुड्स, भाड़े पे दे रहे हो गुड्स, एसओएस। गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन पुट टू प्राइवेट यूज फॉर परमानेंट पर्पज होता तो हो जाता एसओजी, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? फॉर टेम्परेरी पर्पज। क्या दिया हुआ है? टेम्परेरी पर्पज, इसलिए क्या माना जाएगा? एसओएस। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ गुड्स ऑन विच आईटीसी अर्लियर टेकन, परमानेंट आते ही एसओजी हो गया, टेम्परेरी आते ही एसओएस हो गया। भाई यदि तुम मुझे माल परमानेंट दे दो तो ये मेरा एसओजी है, और यदि तुम मुझे इसे भाड़े पे दो मतलब टेम्परेरी दे रहा है तो ये एसओएस है। क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद होते ही, बिजनेस बंद होना मतलब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया, जैसे रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, बिजनेस इज क्लोज। तो जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया तो जितना भी माल आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है वो सब का सब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसओएस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एसओएस।
ट्रांसफर ऑफ आईपीआर तो माना जाता है एसओजी, लेकिन फिर मान लिया टेम्परेरी आते ही एसओएस हो गया, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विस एसओएस, कंस्ट्रक्शन सर्विस एसओएस, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये क्या है, एसओएस। एंड जॉब वर्क इज एसओएस। तो चलो एक बार मैं आपसे वापस से पूछ लूँ, आप अपने आप को टटोल लो, रैंडम पूछ लेता हूँ। हाँ बताओ, हायर परचेज क्या है, एसओजी। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज क्या है, एसओएस। रेस्टोरेंट एसओएस, चेक करो अपने आप को। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एसओएस, कंस्ट्रक्शन एसओएस, रेस्टोरेंट एसओएस। यदि आपको आईटीसी आपने किसी गुड्स पे ले रखा है, वो गुड्स आपने टेम्परेरी किसी को दिया है 10 दिन के लिए, तो एसओएस। आई होप आपने सब राइट आंसर दिया। तो भैया देखो 7-1, 7-1A, 7-2 और 7-3 ये सब हमने कर लिया। अभी तक हमें पढ़ते हुए 50 मिनट भी नहीं हुए, इंट्रोडक्शन हो चुका है, सप्लाई आधे से ज्यादा हो चुका है, लिटरली सप्लाई हो चुका है। सप्लाई चैप्टर में डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और पूछते भी बहुत ज्यादा है। डोनेशन सप्लाई है कि नहीं है, इसको एक बार अपने देख लेते हैं। तो देखो भैया, डोनेशन यदि गुड्स का हो रहा है और उस गुड्स पे पहले आप आईटीसी लेते बैठे हो और अभी वो गुड्स डोनेट कर रहे हो, तो सप्लाई माना जाएगा। डोनेशन यदि कैश का हो रहा है तो वो सप्लाई है कि नहीं है, तो वन आंसर, कैश ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होते, क्योंकि कैश इज नॉट अ गुड्स। तो यदि आपने किसी को कैश दिया बिना किसी कंसिडरेशन के, तो सप्लाई कैसा है। लेकिन आजकल के डोनर थोड़े चालाक होते हैं, वो जब डोनेशन देते हैं तो ये पुट ऑन करते हैं कि मेरा नाम डिपिक्ट कर देना। यदि आपने ये कंडीशन पुट ऑन किया है कि मेरा नाम प्रॉपर प्लेस पे डिस्प्ले कर देना, और उस नाम के डिस्प्ले करने से आपको सिर्फ सोशल एडवांटेज होता है, तो इट इज नॉट ए सप्लाई। लेकिन यदि आपका नाम डिस्प्ले करने से आपका बिजनेस पर्पज फुलफिल होता है, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो एनी डोनेशन with a condition that donor name to be depicted at a prominent place which is supporting his business, then only it will be treated as supply. और आप कभी सम साइलेंट हो तो ये प्रिज्यूम मत करना, आप हमेशा प्रिज्यूम ये करना कि डोनर का नाम प्रॉपर प्लेस पे डिपिक्ट नहीं हुआ है, हुआ भी है तो उसके बिजनेस को उसको कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि मुंद्रा जी ने अपने पापा की स्मृति में एक धर्मशाला में कुछ लाख रुपए डोनेशन दिए है और धर्मशाला की उस एंट्री प्लेस पे मुंद्रा जी और उनके पापा का नाम डिपिक्टेड है, तो आप ये एज्यूम करना कि ये जो है डोनी ने सुओ मोटो अफिक्स किया है टू शो हिज अप्रिशिएशन for the donor's act of philanthropy, and therefore this is not a supply. However, if this has been done on recommendation of the donor, as a condition of the donor, and this is supporting Mr. Donor's business, then only it will be treated as supply. Some silent है, आप दोनों आंसर लिख के आएंगे, लेकिन प्राइमरी आंसर होगा it is not a supply. बात क्लियर? डोनर के बाद अपने दूसरा वर्ड लेते आते हैं, पेनल्टी अभी नहीं है, पेनल्टी का मन नहीं है मेरा। दूसरा वर्ड लेते आते हैं पर्क। क्या परक्विजिट इज अ सप्लाई? तो देखो, जो परक्विजिट, दो तरह की परक्विजिट हो सकती है, या तो कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर वॉलंटरी। यदि आप अपने एम्प्लॉय को कॉन्ट्रेक्चुअल परक्विजिट देते हो, मतलब तो उसने आपको सर्विस दिया, आपने उसको इन काइंड कुछ दिया, मे बी कार, मे बी हाउस, तो किस बात की सप्लाई? इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन यदि आपने एम्प्लॉय को वॉलंटरीली कुछ परक्विजिट दिया, तब तो इसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, सैलरी नहीं मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे गिफ्ट। और आपको पता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट करे तो सप्लाई माना जाएगा। तो यदि वो परक्विजिट, कौन सी परक्विजिट? वॉलंटरी परक्विजिट की कीमत 50,000 से ऊपर हो जाए, then it will be treated as supply. 50,000 per annum per employee,
ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग सप्लाई माना जाएगा? तो आंसर ये है कि भैया देखो ड्राइंग्स इन कैश है तब तो नॉट ए सप्लाई, क्योंकि कैश तो ना गुड्स है ना सर्विस है। ड्राइंग्स इन काइंड है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज विड्रॉ किया है क्या उस पे आपने पहले आईटीसी ले लिया था। यदि आपने ले लिया था तो 7(1) के अनुसार ये सप्लाई मानी जाएगी। बात खत्म। म्यूचुअलिटी पे टैक्स लगता है क्या? तो आंसर है जीएसटी में म्यूचुअलिटी पे टैक्स लगता है। एक क्लब अपने मेंबर को कुछ दे फॉर कंसिडरेशन तो सप्लाई माना जाएगा। 7(1) इसीलिए बनाया गया है। एग्जीक्यूशन के लिए आपने कोई माल भेजा, क्या इस पे सप्लाई लगेगा? तो आंसर इज एग्जीक्यूशन के लिए जब आपने माल भेजा तो लिटरली अभी आपने माल से भेजा है और जिसने जिसको भेजा है उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर सप्लाई कैसे माना जाएगा? नहीं वो लोग रिलेटेड पर्सन है, नहीं वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इसको स्टॉक ट्रांसफर क्लॉज में भी नहीं ला सकते। देयरफॉर आपने एग्जीक्यूशन के लिए जो माल भेजा वो सप्लाई नहीं है। लेकिन 6 महीने तक उस एग्जीक्यूशन का कोई जवाब नहीं आए तो फिर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और एक बार जीएसटी देना पड़ेगा। और यदि एग्जीक्यूशन में वो माल पहले ही सेल हो जाए, 6 महीने से पहले ही सेल हो जाए, तब तो फिर बोलना क्या है, जैसे माल सेल हुआ सप्लाई है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा क्या? तो आंसर इज कंपनी यदि डायरेक्टर को सर्विस लेती है और बदले में उसको कुछ पैसे देती है तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसके रिगार्ड में एक सर्कुलर आया जिसने क्लैरिफिकेशन दिया कि यदि डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे टीडीएस सेक्शन 192 में कटा है तब तो सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स इज अ सैलरी सेक्शन, तब तो भैया वो सैलरी की तरह ट्रीट किया गया है एंड देयरफॉर इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन यदि उसका टीडीएस 194(j) में कटा है तब तो ये प्रोफेशनल फी की तरह ट्रीट किया गया है एंड देयरफॉर दिस इज लायबल टू जीएसटी। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टर फीस पे जीएसटी लगेगी और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो कि सैलरी है उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। डायरेक्टर को आप कोई रेंट वेंट देते हो तो क्या उस पे जीएसटी लगेगी? तो आंसर इज वो फिर डायरेक्टर और कंपनी का रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब डायरेक्टर को जो रेंट दिया जा रहा है दैट इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर बट इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। तो जो रेंट का नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट आएगा। आप डायरेक्टर फ्रेक्टर भूल जाओ, वहां पे फिर आरसीएम भी अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्टर फीस पे तो आरसीएम लगता है, रिवर्स मैकेनिज्म लगता है। लेकिन जब आप डायरेक्टर को रेंट देते हो तो यू आर नॉट पेइंग इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, you are paying in the capacity of landlord. Therefore, that is not treated as payment to director. That is treated as payment to landlord. And therefore, that is not liable to RCM. Forward mechanism लगेगा। Joint venture cash call. Joint venture cash call क्या हुआ कि वेंचरर ने वेंचर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, कैश दिया। तो भैया जी कैश इधर से उधर जाए ना तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो यदि मैंने अपनी फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पे 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए तो दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन यदि मैंने अपनी फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पे एक पूरा मेरा मकान दे दिया, मकान पे तो ऐसे भी जीएसटी नहीं लगती। वाई? बिकॉज मकान इज नॉट ए गुड्स। लेकिन यदि मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पे अपना लैपटॉप दे दिया, 3 लाख का लैपटॉप अपनी फर्म को दे दिया, in that case it will be treated as supply, क्योंकि फर्म पार्टनर को दे रहा है, कंसिडरेशन होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, then it will be treated as supply. सेक्शन 7(1) AA। कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर को कुछ भी गुड्स या सर्विस दे फॉर अ कंसिडरेशन और वाइस वर्सा, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो फर्म चाहे पार्टनर को दे या पार्टनर फर्म को दे। अनसिक्योर्ड लोन के ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी? तो भैया जी अनसिक्योर्ड लोन इज ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ दो तो और किसी एक्शनेबल क्लेम पे तो जीएसटी लगती नहीं है एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। चलो
स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम अपने कर चुके हैं, को लोकेशन सर्विस कोई काम का नहीं है। स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी? तो यदि आप रिलेटेड पर्सन्स के बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में स्टॉक का ट्रांसफर हो रहा है फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो यदि एक हेड ऑफिस दूसरी ब्रांच को माल दे रही है तो इस पे जीएसटी लगेगी, प्रोवाइडेड दे आर डिस्टिंक्ट पर्सन। व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन? यदि आपकी दो ब्रांचेज अलग अलग स्टेट में है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और या फिर आपकी दो ब्रांचेज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो यदि मेरा स्टॉक ट्रांसफर मेरी हावड़ा ब्रांच से मेरी कैलकाटा ब्रांच में हो रहा है जिनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भैया जी ना तो मेरा सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और नहीं ये अलग अलग स्टेट में है, तो इनको डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर इस स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन यदि मेरा माल मेरे हावड़ा ब्रांच से मेरी दिल्ली वाली ब्रांच में जा रहा है तो फिर इट विल बी ट्रीटेड एज स्टॉक ट्रांसफर सब्जेक्ट टू जीएसटी। हाँ देख भाई, ये सब तो मैंने तुम्हें बहुत प्यार से धीरे धीरे बताया भाई, ये सब तुम्हारे एग्जाम में राइट होना चाहिए। कॉस्ट पेट्रोलियम इज सब्जेक्ट टू जीएसटी और नॉट? तो वन आंसर ध्यान रखना, नो, कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। गवर्नमेंट ने आपको पेट्रोलियम का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया जी इस समुद्र के इस रेखा में बहुत सारा पेट्रोलियम है, निकाल लो। तो गवर्नमेंट से आपका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप वहां से पेट्रोल निकाल रहे हो। पेट्रोल निकालने में आपका डगिंग का खर्चा है, हाँ, आपके टेक्निकल खर्चे हैं, और गवर्नमेंट को जो रॉयल्टी देने वालों वो भी आपका खर्चा है। इतना जो पेट्रोल आपने निकाला टू रिकवर दिस एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। क्या इस पे जीएसटी लगेगी? तो लॉ बोलता है कि ये तो मैं अपने लिए निकाल रहा हूं ना, आई एम डूइंग बिजनेस फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट डूइंग बिजनेस फॉर एनीवन एल्स, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू गवर्नमेंट, मी एंड गवर्नमेंट आर नॉट पार्टनर, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ ऑन प्रोप्राइटरी बेसिस, मेरा ये काम है, मैं अपना निकाल रहा हूं। तो इसमें किस बात की जीएसटी? देखो, पेट्रोल बेचने पे तो जीएसटी लगनी नहीं है, पेट्रोल निकालने पे जीएसटी की बात आ रही है। तो यार मैं अपने लिए निकाल रहा हूं कि किसी और के लिए निकाल रहा हूं? आई एम नॉट डगिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सर्विस टू गवर्नमेंट, आई एम वर्किंग ऑन एज एन ओनर ऑफ दैट। अरे जब मैं तुझे रॉयल्टी दे रहा हूं तब तो मैं अपना खुद ही निकाल रहा हूं ना। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से परमिशन लेके, गवर्नमेंट को रॉयल्टी देके जो मैं पेट्रोलियम निकाल रहा हूं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लैंड इन सिक्योरिटी, यदि आप सिक्योरिटी लैंड करते हो, सेबी की परमिशन है कि यदि आपके पास सिक्योरिटीज है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको लैंड करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगी? तो आंसर इज यस। सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, मनी एंड सिक्योरिटी आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस, लेकिन मनी की लैंडिंग इज अ सर्विस एज पर सेक्शन 2102। सिमिलरली सिक्योरिटी इज द लैंडिंग इज अ सर्विस। अरे ध्यान से देख लो बच्चों, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मनी एंड सिक्योरिटी दोनों ही नीदर गुड्स नॉर सर्विस। सही बात। लेकिन इनकी जो लैंडिंग हो रही है फॉर कंसिडरेशन, दोनों सर्विस माना जाएगा। लेकिन मनी का लैंडिंग फॉर इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पे जीएसटी नहीं लगती, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे भी जीएसटी नहीं लगती। लेकिन इसमें ऐसा कोई एग्जम्पशंस नहीं है, यानी सिक्योरिटी के लैंडिंग पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड, दैट इज टैक्सेबल एंड लायबल टू जीएसटी। हाँ क्या? हाँ नहीं बोलते हमारे बच्चे, बड़े नालायक हैं, हाँ नहीं बोलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी, हाँ नहीं बोले तो मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूं, दूर। हाँ ना, मैं ना पढ़ाऊं, हाँ
हाँ नहीं बोलते। क्या कर रहे हैं? ये अभी भी हाँ नहीं बोले भाई। पानी कुछ गर्म दीजिए ना, कुछ गर्म पिलाइए। अनसिक्योर्ड अपने क्या कर रहे थे, भूल गए यार। प्रायोरिटी सेक्टर लैंड इन सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लैंड इन सर्टिफिकेट पे क्या जीएसटी लगेगी? तो आंसर इज यस। एक बैंक दूसरे बैंक को अपनी लैंड इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंड इन का सर्टिफिकेट सेल करेगा तो दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्योंकि जहां सर्विस बोला हुआ है वहां पे बोला हुआ सर्विस मीन्स एवरीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंड इन सर्टिफिकेट भी सप्लाई माना जाएगा। अब आइए एक एक करके डेफिनेशन पढ़िए। गुड्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52। अब देखो सप्लाई चैप्टर के अंदर डेफिनेशन चैप्टर पंच हो गया है, तो ये मत सोचो कि हम लोग 1.25 घंटे से गुड्स सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप गुड्स भी चैप्टर डेफिनेशन चैप्टर भी पढ़ लिए। तो बताओ गुड्स एज पर सेक्शन 252 मतलब क्या? तो लॉ ने बोला तीन बातें। गुड्स मीन्स, गुड्स इंक्लूड्स एंड गुड्स डज नॉट इंक्लूड। तो गुड्स मीन्स क्या? गुड्स मीन्स ऑल मूवेबल आइटम। इट इंक्लूड्स तीन चीजें, ग्रोइंग क्रॉप्स, actionable claim and grasses or things attached to earth which are agreed to be severed upon before supply, and it does not include money and securities. एक बार दोबारा बोल दो यार मेरी खुशी की है। Goods means all movable item. It does not include Sanjay Mundra, securities and money, and it includes तीन बातें, actionable claim, growing crops and grasses or things attached to earth which are agreed to be severed before supply. Service under section 2102। अच्छा गुड्स की डेफिनेशन का सेक्शन याद हो गया क्या? देखो गुड्स की सेक्शन ऐसे याद करते हैं हम लोग, इधर टू और इधर गुड्स। गुड्स में 5 लेटर है 252, ठीक है। अब हम लोग आ गए किसमें? सर्विस में। सर्विस का सेक्शन है 2102। सर्विस का सेक्शन मैंने अमिताभ बच्चन को वो दे दिया कि अमिताभ बच्चन ने समाज को बहुत जबरदस्त सर्विस दी है और उनकी 102 नॉट आउट, हम लोग पूरे देशवासियों का उनको आशीर्वाद है यार, जाओ आप 102 नॉट आउट रहो। तो 2102 इज द सर्विस का सेक्शन। वो क्या बोलता है? सर्विस मीन्स, सर्विस इंक्लूड्स, सर्विस डज नॉट इंक्लूड। तो सर्विस मीन्स एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इज सर्विस। इट डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज, मनी एंड गुड्स। संजय मुंद्रा जी, हाँ, सिक्योरिटीज, मनी एंड गुड्स, एंड इट इंक्लूड्स lending, borrowing, depositing of money for a consideration, and conversion of money from one form to another form, one denomination to another denomination, one currency to another currency for a consideration. एक बार बोल दो ना यार मेरी खुशी के लिए। सर्विस मीन्स एवरीथिंग, इट डज नॉट इंक्लूड, एक बार पूरे फ्लो में बोलते हैं। सर्विस मीन्स एवरीथिंग other than securities, money and goods, and it includes conversion of money from one currency to another currency, one denomination to another denomination, one form to another form for a consideration, or lending or borrowing or depositing of money for a consideration. ये सर्विस की डेफिनेशन में बोला हुआ है। रिलेटेड पर्सन्स, तो रिलेटेड पर्सन्स भी तुम्हारे सर ने तुम्हें कोडिंग के साथ याद कराया था। पैक ऑफ ABCDEF। अरे सब कोड याद है कि भूल भाल गए? P फॉर पार्टनर्स, O फॉर ऑफिसर, F मतलब फैमिली, अरे है ना फैमिली, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड फैमिली। और ABC मतलब when A control B, when AB control C,
When C control AB, then they are related persons. याद रहेगा पैट कॉप ABCDEF. हाँ, एक बार मेरे लिए दोबारा बोल दो. Related person means when one person control another, when two person together control a third party, when the third party control two of them, officers, partners, directors, employer and employee and family members. What is family member? अभी अभी बताया. सेक्शन बताओ. 249. फैमिली की डेफिनेशन क्या बताई थी? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पॉइंट नंबर ए, एंड ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे आर डिपेंडेंट ऑन दी एसएससी. इसको मैंने इस तरह की ड्राइंग से याद कराया था. एक घेरा बांधी है, उसमें एसएससी, उसकी स्पाउस, उसका बच्चा. हाँ, और उसके बाद उसके बाहर में डालिए, घेरे के बाहर उसके भाई, उसके बहन, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके दादू, उसकी दादी. ये सब हो जाए फैमिली की डेफिनेशन. जो घेरे के अंदर है दे मे बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लेकिन जो घेरे के बाहर है दे ऑल मस्ट बी डिपेंडेंट. है ना? सेक्शन क्या था? 249. वाई 249? क्योंकि इसमें 4 जनरेशन कवर्ड है और 9 लोग कवर्ड है. 4 जनरेशन देख लो कौन कौन सी. मैं, मेरे पापा, मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरा टाबरा. 4 जनरेशन. और 9 लोग कौन कौन से कवर्ड है? मैं, मेरी वाइफ, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स. अब देख लो, इनको गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसका सेक्शन क्या हो गया? 249. 4 जनरेशन, 9 लोग. अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन नंबर नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई. तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हम 7-8 है. नॉन टैक्सेबल सप्लाई हम 7-8 है और इसमें आते हैं 3 लोग. 3 पॉइंट. 3 पॉइंट का नाम है पार्ट 3. क्या नाम है? पार्ट 3. P फॉर PCDNA, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. A फॉर दारू, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. एंड 3 फॉर शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 तो वो ABCDEFGHI और R, ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. 278. हम 7-8 है. एग्जम्प्टेड सप्लाई अंडर सेक्शन 247. हम लोग 1947 में अंग्रेजों से एग्जम्प्टेड हो गए थे, है ना? अंग्रेजों में टैक्स दिए जा रहे थे, लगान लिए जा रहे थे. 1947 को हम लोग उस लगान से एग्जम्प्टेड हो गए. तो 1947 से आपको 247 याद रहेगा. और एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? NNN, मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई एंड नोटिफाइड सप्लाई अंडर सेक्शन 11. Notified supply under section 11. Section 11 deals with exemptions. अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ व्हाट डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन करा दिया. अब मैं आपको कराने चाह रहा हूँ व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई. सेक्शन बताओ. सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट क्या बता रहा है? व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई. कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5. 5 में फिर 3 पॉइंट है. ये किसी डेफिनेशन है? इंटर स्टेट सप्लाई. 7(1) इन रिगार्डिंग गुड्स. जब आपका गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी को जाता है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. फिर से बोलिए. When the location of supplier and the place of supply are located in 2 different states, 2 different union territory, 1 state and 1 union territory, it will be treated as supply. It will be treated as interstate supply. Point number 2 क्या है? Import of goods shall be treated as interstate supply. Point number 3 क्या है? यही दोनों पॉइंट रिपीट हो रहे हैं. पहले गुड्स लिए थे, अब सर्विस लिए. तो क्या बोला जा रहा है? Where the in for a service any supply where the place of supplier and the location of supplier and place of supply are in 2 different state, 2 different union territory, 1 state and 1 union territory, it will be treated as interstate supply.
और फिर क्या बोला हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। पॉइंट नंबर 5 के 3 पॉइंट डाला हुआ है। पहले पॉइंट में कवर किया एक्सपोर्ट, दूसरे पॉइंट में कवर किया क्लियरेंस टू सेज, और तीसरे पॉइंट में कवर किया है लास्ट में बचा खोचा सब। क्या बोलता है, जो सप्लाई इंट्रा नहीं है वो इंटर है। एनी सप्लाई विच इज नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। एक बार मेरे साथ दोबारा बोल दो, प्लीज दोबारा बोल दो, क्या है, what is interstate supply? Section 7.1 regarding service where the location of supplier and the place of supply are in, बोलो साथ में बोलो, are in two different state, two different union territory, one state and one union territory. Import of goods, point number 2. फिर आ गया point next क्या, for a supply of service where the location of supplier and the place of supply are in two different state, two different union territory, one state and one union. फिर दूसरा पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट नंबर 4 क्या आ गया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये दो और ये दो तो रिपीटेड, ये 4 तो ऐसे ही हो गया। 5 में 3 पॉइंट है। पहला क्या कवर कर रहा है, एक्सपोर्ट, दूसरा क्या कवर कर रहा है, क्लियरेंस टू सेज, और लास्ट में क्या है, एनी सप्लाई विच इज नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। साथ साथ नहीं बोल रहे यार, साथ साथ बोल रहे हो ना सबके साथ। गुड। सप्लाई के बाद, इंटरस्टेट सप्लाई के बाद हम लोग आते हैं किसमें, इंट्रा स्टेट सप्लाई। बाद में करेंगे, बहुत चाप हो जा रहा है, इंटर इंट्रा कंफ्यूजन। दूसरी डेफिनेशन करते हैं। पहले कर रहे क्या, बिजनेस। तो बिजनेस की डेफिनेशन तो तुम्हारे सर ने तुम्हें याद करवा दी थी, क्या, टीएमसी पाववी IAVRC CCC SAC एंट्री प्रीमाइसेज सर्विस हो, रेस क्लब गवर्नमेंट चलाए तो बिजनेस मानो तो भैया जी 9 पॉइंट है। वो क्या बोलता है, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, वेजरिंग, वोकेशन, प्रोफेशन, ऑल आर बिजनेस। एनी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी इन रिलेशन टू अबव। वॉल्यूम कितना है, रेकरिंग कितना है, कंटिन्यूटी कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी एक्टिविटी इन कनेक्शन विथ commencement or closure of business, any society or association or club जो अपने members को goods या service देती है for a consideration तो supply माना जाएगा, तो business माना जाएगा। any entry जहाँ पे premises के समय एक consideration लिया जाता है business माना जाएगा, like museum। holder of office business माना जाएगा, race club की activity business माना जाएगा, government की activity बिजनेस माना जाएगा। एक बार मेरे लिए वापस से बोल दो, साथ साथ बोल दो, टीएमसी पाववी IAVRC CCC SAC एंट्री प्रीमाइसेज सर्विस हो, रेस क्लब गवर्नमेंट चलाए तो बिजनेस मानो तो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमने क्या किया, बिजनेस के बाद हमने डेफिनेशन किया, ओहो कंसिडरेशन। चलो कंसिडरेशन पढ़ते हैं। कंसिडरेशन सेक्शन बताना 231 भैया जी इसमें 3 पॉइंट है, इसलिए मैंने रख दिया इसका नाम 3। और इसमें एक चीज वो है जो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती, तो इसका नाम रख दिया 3.1। पहले पॉइंट क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट। ध्यान रखना, एनी पेमेंट मतलब पेमेंट में भी इन कैश और इन काइंड। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, अभी दिया या बाद में देगा, बाय द रेसिपिएंट और बाय थर्ड पार्टी ऑन हिज बिहाफ। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड बाय थर्ड पार्टी, by the recipient or third party on his behalf in reference to, in response to, or for inducement of any supply of goods or service of both, and it includes subsidy but does not include government subsidy. Wow, what a point. याद हुआ क्या, वापस एक बार मेरे लिए साथ साथ। Consideration in relation to supply of goods or service of both includes any payment made or agreed to be made by the recipient or any person on his behalf in reference to, in response to, for inducement of any supply, reference नहीं,
respect of, response to, and for inducement of any supply of goods or services or both for नहीं फॉर कंसिडरेशन हो गया, कंसिडरेशन में फॉर कंसिडरेशन जैसा, हाँ, एंड इट इंक्लूड सब्सिडी बट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट सब्सिडी। गवर्नमेंट सब्सिडी में क्या क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन लोकल अथॉरिटी की सब्सिडी नहीं आती। ठीक है। पॉइंट नंबर बी क्या बोला जा रहा है? पॉइंट नंबर बी बोला रहा है मॉनिटरी वैल्यू कंसिडरेशन इंक्लूड्स मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पॉन्स टू, with respect of, or for inducement of any supply of goods or services or both shall be treated as consideration। और पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है कि any deposit shall not be treated as consideration unless the deposit has been taken in lieu of consideration। भैया जी देखो, तुम्हें याद हुआ कि नहीं याद हुआ? 231, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो एक बात साथ साथ बोल दो। Consideration for any supply of goods or services or both includes any payment made or to be made by the recipient or third party on his behalf in respect of, in response to, for inducement of any supply of goods or services or both, and it includes subsidy but does not include government subsidy। Point number B क्या बोला? Point number B बोला monetary value of an act or forbearance in respect of, in response to, for inducement of any supply of goods or services or both। And point number C क्या बोला? deposit is not a consideration, लेकिन deposit यदि consideration के lieu में लिया जाए तब भैया कौन बचा सकता है? तब तो consideration है ही। लो भैया, तुम्हारा कंसिडरेशन का भी डेफिनेशन हमने करा दिया। सप्लायर की डेफिनेशन कोई काम की बात नहीं है। सप्लायर की डेफिनेशन पूछ ले तो ध्यान रखना, सप्लायर मतलब वो बंदा जो सप्लाई करता है, एंड इट इंक्लूड्स हिज एजेंट। सप्लायर मतलब वो बंदा जो सप्लाई करता है, एंड इट इंक्लूड्स हिज एजेंट। याद रहेगा, सप्लाई मीन्स अ पर्सन हु एंगेज्ड इन सप्लाई, एंड इट इंक्लूड्स एन एजेंट हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। Honorarium to guest anchor is liable to GST or not? तो हम लोग बोलेंगे यस। अल्टीमेटली गेस्ट एंकर को क्लियर है कि वो यहाँ पे आके जो भाषणबाजी दिया है उसी के लिए उसको पैसा मिल रहा है। अब उसका नाम ऑनोरेरियम दो या फीस बोलो, है तो क्लैरिटी, रिस्पॉन्स टू, रिस्पेक्ट ऑफ, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, एकदम क्लियर क्रिस्टल रिलेशनशिप है। इट इज लायबल टू जीएसटी। अब एक छोटी सी डेफिनेशन छोड़ के आए तो उसको सटा देते हैं। व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन से लॉ में डिफाइंड है? सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई दो पॉइंट है। इन रिस्पॉन्स टू, विथ रिलेशन टू गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स द सप्लाई where the location of supplier and place of supply both are in same state और सेम यूनियन टेरिटरी। फिर क्या बोला? फॉर सर्विस, सेम पॉइंट रिपीटेड, फॉर सर्विस एनी सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। फिर बोल रहा है इट डज नॉट इंक्लूड, और डज नॉट इंक्लूड में 3 पॉइंट है, ध्यान रखना, 1 2 3। इट डज नॉट इंक्लूड इंपोर्ट, नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड सेज की सप्लाई, क्योंकि सेज की सप्लाई कई बार सेम स्टेट में हो जाता है, लेकिन लॉ ने क्लियरली बोला इट इज नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड तीसरा, वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है ना, उसको जो आप सर्विस देते हो दैट इज नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आपको सिर्फ याद रखना है वर्ड, बात बात तो कॉमन सेंस था कि इंपोर्ट इज नॉट इंट्रा स्टेट एंड सेज इज नॉट इंट्रा स्टेट। ठीक है, अच्छा। I is Sanjay. I for import, I for international tourist, S for such. ठीक है, या फिर तुम लोग ISI कर लो, ये तो वर्ड तुम्हें ज़्यादा ही जी लगेगा। ISI
चलो आगे बढ़े। अब ये ना लिक्विडेटेड डैमेज मुझे लगता है सप्लाई चैप्टर में डोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है। वैसे तो इसको आए काफी साल हो गया है, 2.5 साल हो गया है। ये लिक्विडेटेड डैमेज सप्लाई है कि नहीं है। दो सप्लाई चैप्टर में एक वर्ड था कि एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसमें एक बात आ रही है कि भैया देखो भैया ये सब ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है। जैसे टॉलरेंस इज अ सर्विस, टॉलरेंस इज अ सर्विस। तो यदि आप किसी को टॉलरेंस सर्विस दे रहे हो तो ये सर्विस मानी जाएगी और इस पे जीएसटी लगेगा। जैसे सपोज मेरे मकान के आगे तुम्हारी स्कूल का भोंपू बजता है, तो मैं क्यों सुनूं तुम्हारी स्कूल का भोंपू मेरे घर के आगे? तो मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी, भैया भोंपू बंद कराइए। और मेरा राइट है भोंपू बंद करवा देने का, लीगली तो राइट है। अब डिपेंड करता पावर के ऊपर, किसका कितना पावर है। तो लीगली मेरा राइट है भोंपू बंद करवाने का। तो मैंने इस स्कूल के आगे कंप्लेन कर दी कि आप इसका भोंपू बंद कराइए। अब स्कूल वाले बोल रहे थे सर सुबह सुबह सिर्फ 7 बजे प्रार्थना होती है, उस समय भोंपू बजता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बोला मेरे पूरी बिल्डिंग के लोगों को तकलीफ होती है, आप अपना भोंपू भीतर करिए और बाहर नहीं आना चाहिए साउंड। तो स्कूल ने मुझे, मेरी एसोसिएशन को 10 लाख रुपया दिया और इस तरह की कंप्लेन न करने के लिए बोला। तो यानी मैं उनके भोंपू को टॉलरेट करूं इसलिए मुझे 10 लाख मिल रहा है। और सपोज हमने मान लिया 10 लाख बड़ा अमाउंट होता है, 5 मिनट भोंपू सुन लो, प्रार्थना ही तो हो रही है। अरे क्या हो रहा है, बच्चों को प्रार्थना नहीं करने दोगे? तो 10 लाख रुपए आते, मैंने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं की। तो लॉ बोलता है कि दिस इज सप्लाई, दो दिस इज टॉलरेंस बट इट इज लायबल टू जीएसटी। लेकिन लॉ ने इसमें क्लैरिटी डाली, जब कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस ही टॉलरेट करने का हो देन टॉलरेंस इज अ सप्लाई। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो, बाद में एग्जाम में यही लैंग्वेज गड़बड़ करोगे। जब टॉलरेंस का एसेंस, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस ही टॉलरेंस हो देन द टॉलरेंस इज अ सप्लाई। अब दूसरा एग्जांपल लो, मैंने बोला था भैया मुझे माल 7 डेज में दे देना, तुमने बोला हाँ दे दूंगा। तो तुम्हारा मेरा माल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 50 लाख का माल भेजना है। अच्छा, फिर मैंने क्लॉज डाल दिया 7 दिन के अंदर माल दे देना, नहीं तो बाबू तेरे ऊपर 50,000 की पेनल्टी ला दूंगा। बोला सर 7 दिन में आ जाएगा, ठीक है। और माल 7 दिन में नहीं आया। 7 दिन में नहीं आया तो वो बोलता सर प्लीज टॉलरेट, 2 दिन में आ जाएगा। मैं बोला अच्छा प्लीज टॉलरेट, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आप जब आया तो मैंने उसके 50,000 रुपया काट लिए और फिर मैंने भी चेक दिया क्या, प्लीज टॉलरेट। तो हमने टॉलरेंस सर्विस ले लिए, उसको 50,000 रुपया उसका छाप लिया। तो क्या ये 50,000 पे जीएसटी लगेगी? इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए जो आपको पैसे लगते ना, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेज। तो लॉ बोलता है कि क्या आप लोगों के बीच में क्या टॉलरेंस का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या आप लोग टॉलरेंस खेल रहे थे क्या? नहीं, हम लोग तो भैया सप्लाई ऑफ गुड्स खेल रहे थे। ये टॉलरेंस तो बीच में एक क्लॉज था ताकि कॉन्ट्रैक्ट सुदिनली फिनिश हो जाए। तो लॉ बोलता है फिर दिस इज नॉट अ सप्लाई और इस टॉलरेंस पे जीएसटी नहीं लगेगी। सभी ध्यान से सुन लेना, इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस, या ये टॉलरेंस था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस था सप्लाई कर देना, सप्लाई तो हुआ नहीं, तो भैया इस टॉलरेंस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। ये टॉलरेंस का तो एक क्लॉज था, वन ऑफ द पेटी क्लॉज, वाई क्लॉज, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट समय पे फुलफिल हो जाए। तो इसको इसके लिए तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया था। अब ऐसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, जैसे बैंक का आपका मिनिमम बैलेंस फॉल कर दिया, मिनिमम बैलेंस बैंक का फॉल कर दिया, तो बैंक आपका एक चार्जेस ले लिया कि हम तुम्हारी बेवकूफ़ी क्यों टॉलरेट करें, लाओ 500 रुपया चार्जेस। मेरा चेक डिजॉनर हो गया, बैंक बोला अजीब पागल आदमी है, साइन इसका मैच नहीं करता, हाँ बैंक ने 300 रुपया चार्जेस ले लिए। तो ये सब जो टॉलरेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कोई एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ये था कि हे बैंक मेरे पैसे संभाल के रखना और जब जब मैं जिसको बोलूं उसको पेमेंट कर देना, और मैं सब कुछ तुम्हारे रूल्स नियम्स फॉलो करूंगा, यदि मेरे रूल्स नियम्स फॉलो नहीं हो तो मेरे से पैसे ले लेना।
तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे डाले गए थे, चेक डिजॉनर हुआ तो 300 रुपया, मिनिमम बैलेंस फॉल कर दिया तो 3000 रुपया, ये जो पेनल्टी क्लॉज डाला दिया था वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सुदिनली ऑपरेट करने के लिए डाला गया था। उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था कि तू चेक डिजॉनर कर, मैं तेरा 300 रुपया लूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ और हुआ था, उसका वन ऑफ द क्लॉज था ये, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ सप्लाई। बात क्लियर? लेकिन फिर उन्होंने 2 एग्जांपल और डाल दिए, उससे सारा कॉन्सेप्ट का भटिंडा बैठ गया। अभी तक तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि भाई मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है तो जीएसटी लगेगी, और मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सब क्लॉज आ गया, वन ऑफ द क्लॉज आ गया तो जीएसटी नहीं लगेगी। फिर उन्होंने 2-3 पॉइंट और डाल दिए। उस पॉइंट का उन्होंने हेडर दिया, वेयर द डैमेज इज टेकन एज कंसिडरेशन, वेयर द पेनल्टी इज टेकन एज कंसिडरेशन, तो भैया फिर वो पेनल्टी पे जीएसटी लग जाएगी। जैसे मैंने रेलवे की टिकट बुकिंग की और मैंने बोला मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, बोला ठीक है मुंद्रा जी आपको दिल्ली पहुंचा देंगे, 3000 रुपया मैंने दे दिया, उन्होंने मेरे दिल्ली का टिकट बुक कर दिया, और मैं लास्ट मोमेंट में 1 घंटे पहले बोलता हूँ टिकट कैंसिल, दिल्ली नहीं जाना, तो रेलवे ने मेरा 3000 रुपया फॉरफिट कर दिया। मैंने बोला किस बात का? बोला पेनल्टी, आपने पहले बोला था जाएंगे फिर नहीं जाएंगे, तो क्या इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी लगेगी? तो लॉ बोलता है कि देखिए मुंद्रा जी, रेलवे जब यहां से दिल्ली जाती है तो इतने सारे सीट रखते जाती है, अब कोई लास्ट मोमेंट पे अपना टिकट कैंसिल करेगा तो नया कस्टमर नहीं मिलेगा, तो ये 3000 रुपया का रेलवे को चूना लग जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पेनलाइज नहीं कर रहा है, अपना ही वो कंसिडरेशन लेगा, तभी तो रेलवे का धंधा चलेगा ना। नहीं तो सभी लोग लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिए तो क्या ट्रेन खाली जाएगी, तो फिर पैसा कैसे आएगा ट्रेन का? इसलिए इस पे जीएसटी लगेगी, बिकॉज दिस इज नॉट पेनल्टी, दिस हैज बीन टेकन एज कंसिडरेशन। यदि ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो दूसरा पॉइंट समझो, टूर ऑपरेटर। आपने टूर ऑपरेटर को बोला कि भैया मुझे एवरेज चढ़ना है, आई विल गो, तो बोला बढ़िया आपका मैं सीट बुक कर देता हूँ, आप एवरेज जा सकते हो। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है जाएंगे, और उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए डिपॉजिट ले लिए। 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 20,000 रुपया डिपॉजिट ले लिए, ठीक है कि भैया जी इस दिन इस समय आ जाना, हम लोग 40 जन कहाँ जाएंगे, एवरेज जाएंगे। अच्छा, अब जब लास्ट मोमेंट आया तो मैं नहीं पहुंचा, मेरी हवा ढीली हो रही है, एवरेज इतनी ठंड, इतना कम ऑक्सीजन, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, खांसी हो जाएगी, मैंने मना कर दिया। अब लॉ बोलता है कि मुंद्रा जी इससे तो सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो 40 की बैच बनाते जाने वाला था, आपने लास्ट मोमेंट में डिच कर दिया, बड़ा बड़ा अन्याय किया आपने उसके साथ। ये 20,000 से तो उसका कुछ मेकअप भी नहीं होता, उसको ज्यादा नुकसान हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, उसने आपका 20,000 फॉरफिट किया, लिटरली वो आपको पेनलाइज नहीं कर रहा है, ये 20,000 वो अपना बेचारा कंसिडरेशन रिकवर कर रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज जीएसटी। यहाँ पे क्लॉज कौन सा चला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट मेड और एग्री टू बी मेड। सप्लाई सेक्शन 7 ने क्या बोला था? सप्लाई इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटिंग, प्रोविजनिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड और एग्री टू बी मेड। तो आप एग्री टू बी मेड कर चुके थे, अब डिच करोगे तो इसमें जो पैसे जब्त हो गए दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये सब मिला के कॉन्सेप्ट था डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज का। इसमें 2-4 एग्जाम्पल हो सकता और है, लेकिन मेन सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए। भैया जी आपका सप्लाई टॉपिक यहाँ पे हो गया।